हेलो टू ऑल माय सीएमए फाइनलिस्ट, कैसे आप लोग सब। आई होप यू गाइस आर जस्ट डूइंग फैंटास्टिक। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज कौन सा इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले इंडिया 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। क्या लगता है बेटा, आपका क्या विचार है इस इंडिया के बारे में, बताएंगे क्या जरा? मैम हमें तो लग रहा है ये बहुत लंबा होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमें लग रहा है ये थेरेटिकल होगा। कुछ का कहना है पता नहीं मैम, सारे वर्ड्स तो सुने सुने हैं। 11th में सुना था रेवेन्यू क्या होता, कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है, कस्टमर हमें पता है। सतीश सर ने लॉ में इतनी बार कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है कि लिटरली हमें एक एक वर्ड उस एक्ट का याद हो गया है। पता है मुझे बेटा। तो बच्चों आप मुझे बताओगे कि क्या आपको लग रहा है ये थेरेटिकल है, प्रैक्टिकल है या मिक्स्ड है? चलो मैं आपको बताती हूँ। आज 1-1.5 घंटे जो भी लगेगा, ये पूरा टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट पढ़ाने में। एंड ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा थेरेटिकल है ना, इसमें कोई फॉर्मूला है ना कोई जर्नल एंट्री है। ये सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कब आपको आइडेंटिफाई करना है रेवेन्यू है, कब आपको आइडेंटिफाई करना है रेवेन्यू है। और इनमें से अगर एक भी कंडीशन पूरे नहीं हुए तो ये रेवेन्यू नहीं है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, ये जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ ना, प्रैक्टिकली आपको आता है, आप देखते हो, आपको ऑलरेडी ये चीज पता है, डे टू डे में भी आप ऐसे ही करते हो। बट जब कोई बात इंडेक्स में लिखी रहेगी तो वो सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ रहेगा। उसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं उस कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को इजी करूंगी एंड आपके सामने ये वाला जो इंडेक्स है, ये जो वर्ड्स है, वो आपके तरीके से जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि यस, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, कंटेंट वही है, तरीका वही है जो आपने प्रैक्टिकली अपने डे टू डे लाइफ में देखा है। तो देर इज नो डिफरेंस। तो चलो अभी हम इंडेक्स 115 को स्टार्ट करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। पहले काम करते हैं, जो इसका नाम है ना, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, को 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट बोलता है रेवेन्यू, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कस्टमर। तो बेसिकली इस इंडेक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस इंडेक्स में पढ़ने वाले हैं कि एंटिटी जब अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है, कस्टमर कौन? जिससे वो अपना बिजनेस करती है। तो जब कोई एंटिटी अपने कस्टमर के साथ बिजनेस करना चाहती है तो वो बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट वर्बल, ओरल, रिटर्न कुछ भी हो सकता है। ये आपने लॉ में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो सतीश सर डिटेल में आई नो आपको पढ़ाए होंगे। एंड आई नो सतीश सर ने तो आपको सारे प्रोविजंस भी याद करवा दिए होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सिमिलरली वो सारी बातें जो कॉन्ट्रैक्ट की आपने पढ़ी थी, एज इट इज आई एम आस्किंग यू, इट कैन बी ओरल, रिटर्न, जो भी बातें बेटा, बाकी जो लॉ की जितनी भी बातें वो सर आपको बताएंगे। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एंटिटी एंड कस्टमर के बीच में देयर इज एन एग्रीमेंट टू बाय अ गुड्स, टू गेट अ सर्विस या एनी अदर थिंग जो भी है। एंड जब एक एंटिटी किसी कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट में जाती है टू प्रोवाइड सम सर्विसेज, टू प्रोवाइड सम गुड्स, और बदले में क्या मिलता है उनको? परचेज कंसिडरेशन। बदले में उनको क्या मिलता है? वैल्यू। वो जो वैल्यू मिलती है एंटिटी को, वो एंटिटी के लिए क्या होती है बच्चा? रेवेन्यू। वो एंटिटी के लिए क्या होती है बेटा? रेवेन्यू। तो बेसिकली हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। एक एंटिटी जब किसी कस्टमर के साथ डील करती है, उस डीलिंग में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जब वो एंटर करती है तो सामने वाले से परचेज कंसिडरेशन लेती है, बदले में गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये जो परचेज कंसिडरेशन है वो एंटिटी का क्या होता है? रेवेन्यू। ये रेवेन्यू एंटिटी कैसे बुक करेगी ना बच्चा? बेसिकली उसकी अकाउंटिंग कब बुक करनी चाहिए, कितना बुक करना चाहिए, वो इस इंड एस में पढ़ने वाले हैं। तो इस इंडेक्स में बेसिकली क्या कवर होता है? इस इंडेक्स में कवर होता है कि एंटिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए एंड कितना बुक करना चाहिए और किस समय बुक करना चाहिए। बेसिकली यही बातें ये इंडेक्स करता है। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने गुड सप्लाई किया है, सर्विसेज दिया है, किसको? अपने कस्टमर को। एंड उनके बदले में जो आप उनसे वैल्यू लेते हो, उनकी बुकिंग कब और कैसे होनी चाहिए। अब आप कहोगे मैम इसमें क्या पढ़ने जैसा है? मान लो आपने ये एसी हमें बेचा, तो आपने हमें एसी बेचा, हमने आपको पैसे दे दिए, रेवेन्यू बुक कर लो। कब? जब एसी गया, पैसे आए। ये भी तो पॉसिबल है, आपने एसी बेचा, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, मैंने कहा मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, कोई बात नहीं, रेवेन्यू बुक कर लो। एंड आपने उधार उन्हीं को दिया होगा जिनको आपको श्योरिटी है कि वहां आपका पैसा डूबेगा नहीं।
तो मैं उधार उन्हीं को बेचूंगी जहां मैं श्योर हूं कि पैसा डूबेगा नहीं। तो इफेक्टिवली जब मैंने अपना एसी आपको बेचा उधार, तो मुझे पता है पैसे आ जाएंगे। तो जब मैं सर्टनली श्योर थी कि आपसे पैसे आ जाएंगे, देन मैंने अपना एसी आपको बेचा। तो क्रेडिट सेल में भी आई एम श्योर कि पैसे आ जाएंगे, तो जैसे ही मेरा आइटम आपके पास पहुंचा, मैं अपना रेवेन्यू बुक कर लेती हूँ। पता है नहीं सारी बातें, आया ना? तो जब भी कोई आइटम बिकता है कैश में, चेक के थ्रू या उधार, आपने ये सारी जर्नल एंट्रीज कर रखी है। कैश में बिका, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चेक के थ्रू बिका, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उधार बेचा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंड ये कब एंट्री करते हो? जिस दिन आपका गुड्स रिस्क ट्रांसफर हो जाता है एंड यू आर श्योर कि पैसे नहीं आए बट आ जाएंगे। इज अ पॉइंट क्लियर? बट आज के टाइम बेटा ये सिंपल सेल्स एग्जिस्ट कहाँ करती है? आप देखो ना, इतने सारे ऐप है, ऑनलाइन ऐप, जहां पर आप शॉपिंग करते हो, उनके पास मल्टीपल वे ऑफ सेल है। वो कहते हैं प्री पेमेंट कर दो या कैश ऑन डिलीवरी कर दो, पसंद नहीं आया तो 7 दिन के अंदर रिटर्न कर लेना, हम आपको पैसा रिफंड दे देंगे। या फिर बहुत बार तो क्या होता है बच्चा, आपको ऑफिस की तरफ से, जैसे कि मैं मार्क्स एंड स्पेंसर में काम कर रही, आप लोग पेंटालून्स में काम करते हो, तो वो आपको गिफ्ट वाउचर में अपने बिजनेस का ही वाउचर दे देते हैं। पेंटालून्स ने मुझे मेरे बर्थडे पे 5,000 का पेंटालून्स का वाउचर दे दिया। मार्क्स एंड स्पेंसर ने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे वाउचर दे दिया। जब आप उस वाउचर को वहां रिडीम करोगे, तो एक तरीके से मार्क्स एंड स्पेंसर की तो सेल है, बट सेल किस टाइप की है? वैसी सेल है जहां पर प्रोडक्ट जा रहा है बट वैल्यू, कोई अमाउंट आ नहीं रहा है एंटिटी के पास। तो कितने ज्यादा वेरिएशन हो गए बेटा सेल्स में। जब जितने ज्यादा वेरिएशन सेल्स में होने लगे, उतने अलग अलग तरीके से कंपनी कमाने लगी, उनका रेवेन्यू का सोर्स और दायरा बढ़ गया। और जब उनको रेवेन्यू कमाने का सोर्स और दायरा इतना बढ़ गया, तो हमेशा रेवेन्यू की अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से लोग सोचने लगे। कोई सोचने लगा जैसे ही माल बिका तब बुक कर लो। कोई कहता था कोई बात नहीं, अभी नहीं बिका है, बाद में जब बिक जाएगा या कंफर्मेशन आ जाएगा, 7 दिन पूरे खत्म हो जाएंगे जो हम दे रहे रिटर्न पॉलिसी का, उसके बाद सेल बुक करेंगे। बट कोई कह रहा है कि अभी नहीं सेल बुक किया, पता चला 7 दिन तक बंदे ने रिटर्न नहीं किया और हम भूल गए उस सेल को बुक करना। तो इतने ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा था ना बेटा, बिकॉज ऑफ द एक्सपैंडिंग बिजनेस, एक्सपैंडिंग ऑनलाइन बिजनेस, जहां पर सेल्स के तरीके चेंज होते जा रहे थे, बिजनेस टू बिजनेस इतना वेरिएशन आने लगा था कि हर एंटिटी को प्रॉब्लम होने लगी थी कि वो अपना रेवेन्यू कब और कैसे बुक करे। कीपिंग इन दैट इन माइंड, इंड एस 115 आया, जो आज के हर बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट इंड एस है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, कि आपको अपना रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए, कैसे बुक करना चाहिए और क्यों ऐसा बुक करना चाहिए, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस इंड एस में दिया। तो आई होप अब आपको सबको समझ आ गया ये इंड एस क्यों पढ़ रहे। तो ये इंड एस, इसे देखने में अगर आप बात करोगे ना, तो आई थिंक 95% बहुत सिंपल है, आपको ये सब बातें पता है। सिर्फ थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है जिसको मैं सिंपल कर दूंगी एंड आपको मैं नोट्स दे दूंगी जिससे आपको वो आराम से समझ आ जाएगा। बट अगर आपको वो 5% में डिफिकल्टी आएगी ना, उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ और पूरा एंड तक सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन मैं नहीं चाहूंगी बच्चों आपको। आज के 1 घंटे को अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया, जहां पर आपने 1 घंटे कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से पढ़ लिए इस पर्टिकुलर इंडेक्स के ना बेटा, कोई भी सम आपको तकलीफ नहीं देगा। एंड सिर्फ आज का 1 घंटा थोड़ा सा ज्यादा, आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा होगा, मतलब मैं कहूंगी थोड़ा नहीं, पूरा ही थ्योरेटिकल होने वाला है। बट अगले वीडियोस पे आप पूरे के पूरे हम सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई वांट एवरीबडी टू स्टे वेरी मच फोकस्ड फॉर नेक्स्ट 40 to 45 मिनट्स। चलो एक चीज दिखा देती हूँ बेटा, मैंने आपके लिए बिफोर हैंड ही पूरा अगर आप ध्यान से देखें, मैंने पूरा इंड एस 115 आपके लिए समराइज किया है। बट ये मजा कब आएगा? जब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तब ये देखो बेटा, मैंने पूरा आपके लिए चार्ट बना के लाई हूं। आई गिव यू टाइम टू कॉपी, या वीडियो को पॉज करके आप प्लीज इसको कॉपी जरूर कर लेना। इज अ पॉइंट क्लियर? तो सारी की सारी चीजें जो मैं आपको इंड एस 115 में पढ़ाने वाली हूँ, वो मैं पढ़ाऊंगी तो सही, उसके अलावा मैं यहाँ पर अपने वे में लिख के भी बताऊंगी। उसके अलावा मैंने ये फ्लो चार्ट आपके लिए बना दिया है ताकि आप एक एक बातें जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं आपको कनेक्ट करके बता पाऊँ। चलो पहले तो थ्योरी सुन लेते हैं कि व्हाई इज दिस इंड एस मेड। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे मेरे साथ, दिस स्टैंडर्ड स्टेट्स हाउ टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। तो ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए
और कितने अमाउंट, कैसे उसके अमाउंट को निकालना चाहिए, मेजर कैसे करना चाहिए रेवेन्यू को। तो बेसिकली इस इंडियस में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि रेवेन्यू कब बुक होना चाहिए और कितना बुक होना चाहिए, व्हेन एंड हाउ, कब और कितना, ये बातें इस इंडियस में हम पढ़ने वाले। दूसरी बात, अब रेवेन्यू क्या होता है बेटा, कभी भी किसी प्रोडक्ट को आप बेचोगे, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, असेट है, किसी चीज को भी, उससे जो आप कमाओगे दैट इज योर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज नथिंग बट अ कंसिडरेशन। और वो कंसिडरेशन आपको क्यों मिल रहा है, बिकॉज मैं आपको एक प्रोडक्ट बेच रही हूं। इस प्रोडक्ट को, इस गुड्स को इस इंडियस में बोला जाता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या बोला जाता है बच्चा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। समझ, आज ध्यान से सुनो बेटा, जब मैं आपको कोई प्रोडक्ट देती हूं, दैट प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, या गुड्स नहीं बोलेंगे, सर्विसेज नहीं बोलेंगे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देने पे जो पैसा आप मुझे दोगे दैट इज कंसिडरेशन, एंड दैट कंसिडरेशन इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज द कंसिडरेशन विच वी रिसीव ऑन सैटिस्फाइंग अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिया। मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिया, मैं आपको 100 एसी सप्लाई करूंगी, तो दिस 100 एसी इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एंड जो कंसिडरेशन आप मुझे दे रहे हो रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड अगेंस्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एज प्रॉमिस्ड या एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई क्या बच्चों? परफेक्ट। अब आप कहोगे रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सैटिस्फाइड। सैटिस्फाइड का मतलब है, मान लो मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, या छोड़ो, तुमने मेरे लेक्चर्स खरीदे, तुमने पेमेंट इकत्वम की वेबसाइट पे डाल दिया, पेमेंट आ गया, अभी तक 1-2 दिन के बाद हमने आपको गूगल ड्राइव का लिंक भेजा, मुझे बताओ मैं रेवेन्यू कब बुक करूंगी? तुम्हारा पेमेंट आती ही रेवेन्यू बुक नहीं करना चाहिए मुझे। मेरी क्या ड्यूटी है, बच्चों का जब पेमेंट आ गया, आई शुड इंश्योर कि उनके पास लिंक पहुंच जानी चाहिए आपकी, एंड फाइनली जब आपके पास लिंक पहुंच जाएगी आपकी, इसका मतलब तब मैंने आपको मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज रेंडर कर दिए जिसके लिए मैंने पेमेंट लिया है। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? व्हेन माय परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सैटिस्फाइड। मैं ये गुड्स, मैंने जो ये सर्विसेज आपको दिया, वो कब आप तक पहुंचेगा? जब आप तक पहुंचेगा तब मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सैटिस्फाइड हुआ है, मतलब तब मैंने एक्चुअली अपनी सर्विसेज आपको रेंडर की है। एंड अमाउंट, जो अमाउंट मुझे आपसे मिलेगा उसको ट्रांजैक्शन प्राइस बोलेंगे या ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने मेरा CFR, फाइनल का CFR लिया, आपने मेरे से क्या लिया? मेरा फाइनल का CFR। बढ़िया, आपने मुझे पेमेंट दिया, दिस इज नोन एज कंसिडरेशन। इस पेमेंट को एज ए रेवेन्यू कब बुक करूंगी? जब मैंने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब CFR का जो प्रोडक्ट है, मैंने वो आपको रेंडर किया। कैसे? थ्रू गूगल ड्राइव लिंक या GDPD मोड में जो भी है, मैंने आपको भेजा, एंड वो आप, जैसे मैंने आपको भेज दिया, मैंने अपनी तरफ से सर्विस रेंडर कर दी, एंड जो अमाउंट मैं आपसे ले रही हूं दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन अमाउंट या कंसिडरेशन, जो भी बोलना चलता है। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये बातें हम वो कर रहे हैं जो बचपन से करते आए हैं कि सेल का बुक करना है, जब गुड्स हमारे पास से चला जाएगा, सामने वाले के पास से पेमेंट आ जाएगा। और या गुड्स हमारे पास से चला गया पर 2 महीने में हम श्योर है पेमेंट आ जाएगा, तो हम डेटर बुक कर लेते हैं और सेल्स भी बुक कर लेते हैं। वही बातें बस मैं आपको रिपीट कर रही हूं। तो अगर मैं बोलूं, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जब गुड्स ट्रांसफर हो जाता, ट्रांजैक्शन वैल्यू मिल जाता है, रेवेन्यू बुक होता है। ये हुआ वो पुरानी बातें, वो बचपन के दिन जहां पर हम ऐसे रेवेन्यूज को बुक किया करते थे। बट अब चीजें बदल गई है। अब आते हैं यहां पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं चाहूंगी हर एक बच्चे को ध्यान देना है और बहुत ध्यान से इस बातों को सुनना पड़ेगा। उसके लिए जो मैंने पढ़ाया पहले उसकी समरी आपको देखनी पड़ेगी मेरे साथ। देखेंगे, आई यूज दिस IND AS 115 which talks about revenue from contract with customer, करेक्ट? इसमें क्या होता है? when, how much and how the revenue should be recognized, कब, कितना, किस समय रेवेन्यू को बुक करना है। यहां तक क्लियर है? when की बात होती है, क्या रेवेन्यू अभी के अभी बुक होना चाहिए या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? मान लो मैं आपको, आई एम एन एंटिटी, और मैं अपने सारे कस्टमर को AMC देती हूँ 2-2 साल का, मतलब मैं आप लोगों ने मुझसे AC लिया,
मैंने एसी भी बेचा, उसके अलावा मैंने आपको उसका एनुअल मेंटेनेंस भी बेचा 2 साल का। तो एसी की रेवेन्यू तो मैं आज बुक करूंगी एट दिस पॉइंट, बट वो जो एनुअल मेंटेनेंस देने वाली हूँ, मैं आपको सर्विस देने वाली हूँ 2 साल तक एसी मेंटेन करने का, वो उसका रेवेन्यू कब बुक करेगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी फिलहाल सिर्फ सुनो और कुछ नहीं, अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ आपको वर्ड से रूबरू करा रही हूँ कि इस इंडेक्स में पढ़ना क्या है। तो कब बुक करना है रेवेन्यू? अभी या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? कितना बुक करना है, मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस, क्या पूरा ट्रांजैक्शन प्राइस अभी बिलोंग करता है या उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड या तोड़ना पड़ेगा? एंड रेवेन्यू को फाइनली कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, किस साल जाएगा, किस साल कितना रेवेन्यू जाएगा, ये सारी बातें ये इंडेक्स कवर करता है। एंड ऑर्डिनरली आप अपने बिजनेस में क्या करते हो, माल बेचते हो, ट्रांजैक्शन वैल्यू आपके पास आता है एंड फिर आप रेवेन्यू बुक कर लेते हो। इज द पॉइंट क्लियर? बट इंस्टीट्यूट ने कहा भाई इतने किचकिच में क्या पढ़ने का, कि कब बिका, कब पैसा आया। हर बंदे का अपना अपना जजमेंट हो सकता है। कोई बंदा ये बोलेगा जब तक मेरा माल नहीं पहुंचेगा मैं रेवेन्यू नहीं बुक करूंगा। कोई दूसरा बिजनेसमैन बोलेगा जब तक मेरे को 2 महीने तक पैसे नहीं आता मैं रेवेन्यू नहीं बुक करूंगा। तीसरा बंदा कहता है पैसे भी आने चाहिए और मेरा आइटम भी डिलीवर हो जाना चाहिए उसके गोडाउन के अंदर तक, तब मैं रेवेन्यू बुक करूंगा। मेरे पास से माल निकलते ही कोई बंदा कहता है मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा। जितने लोग उतनी बातें, पागल हो गया। एंड वी आर एंटरिंग इनटू अ फेज जहां पर हमको सब कुछ क्या करना है, एक जैसा करना है, बराबर करना है। एंड यहां पर इंडियस बन क्यों रहे हैं? चीजों को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यूनिफॉर्म करने के लिए। बट रेवेन्यू के केस में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आने लगे। तब इंस्टीट्यूट ने अपने इंडेक्स में एक लाइन लिखा और वो लाइन क्या था? अगर ये चारों पॉइंट, चारों कंडीशन, चारों के चारों कंडीशन आपके पूरे हुए, चारों के चारों, ऑल 4 स्टेप, अगर आप स्टेप 1 से स्टेप 2 में पहुंचे, स्टेप 2 से स्टेप 3, स्टेप 3 से स्टेप 4, तब यू कैन बुक योर रेवेन्यू। सिंपल समाधान दिया इतने ज्यादा कंफ्यूजन का। वो 4 स्टेप्स क्या है मेरे साथ पहले सुनेंगे, मैं यहां पर बताती हूं, फिर मैं अपने नोट्स पे दिखाऊंगी। सॉरी। Identify the contract, identify the personal obligation, satisfaction of personal obligation, and determination and allocation of transaction price. फिर से कह रही हूं, identify the contract, identify the personal obligation, satisfaction of personal obligation, and determination and allocation of transaction value. मैंने क्या बोल डाला, कुछ समझा क्या? नहीं। चलो इसी बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपके साथ, और उस एग्जाम्पल को समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बट एक बार फिर से बोलो, सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे जो हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू कब बुक होता है, पहले कब बुक होता था। नॉर्मली रेवेन्यू कब बुक होता है? जब आपका ये क्या है बच्चा, जल्दी से बताएंगे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई कर लो। उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसके बाद सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल ऑब्लिगेशन होना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का काम पूरे तरीके से हो जाना चाहिए जिसके लिए आपने ये किया है। एंड देन एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। चलो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ बेटा, तब आपको ये अच्छे से समझेगा। मान लो मेरे घर पे ना एक ब्रॉडबैंड है। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी ना बेटा इस घर में, तो मुझे इस घर में पूरा वाईफाई कनेक्शन लेना था। मैंने एयरटेल वाले को बुलाया, उन्होंने कहा एक काम करो मैम, हम आपको इंटरनेट सर्विस देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दीजिए। उसके अलावा हम आपको इसके साथ कोई मॉडम या राउटर जो भी बोलना है, मॉडम भी देंगे। उसके साथ हम इसका एएमसी भी आपको देंगे। करेक्ट? ये जनरली हर एक बिजनेस में कुछ कुछ चीजें होती है जो एड ऑन करके दी जाती है। एंड हम इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का आपसे 10,000 चार्ज करेंगे या 20,000, 30,000, वॉट एवर द प्राइसेस। और वो पता है कैसे हमसे डील कर रहे हैं? एयरटेल वाले कह रहे हैं मैम हम आपको इंटरनेट सर्विस देंगे, हम आपको राउटर या मॉडम देंगे, हम आपको पूरे 2 साल का एएमसी फ्री में देंगे। एंड ऐसी बातें वो मेरे से कह रहे हैं। एंड इस पूरे अमाउंट का, पूरी चीजों का 10,000 हम आपसे लेंगे। बेटा ध्यान से देखो, पहली चीज, क्या देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट? यस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एयरटेल एंड मी। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। यस द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन मी एंड एयरटेल। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्या क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, राउटर भी मुझे दे रहा है वो, और 2 साल का एएमसी भी दे रहा है, एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज। ठीक है?
कॉन्ट्रैक्ट बोल दो। एम आई क्लियर? फिर क्या होगा बेटा, फिर आप चेक करो क्या ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सर्व हो रहे हैं क्या, मतलब आइडेंटिफाई करने के बाद, आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, जल्दी से देखोगे तीसरा पॉइंट क्या, सेटिस्फैक्शन हो रहा है क्या, क्या इंटरनेट सर्विस चालू हो गया, क्या क्या मॉडर्न इंस्टॉल हो गया, क्या क्या ईयरली एएमसी मिल रहा है एक्चुअली में, इज द पॉइंट क्लियर? एंड लास्ट, जो प्राइस हमने उनको दिया है 10,000, वो क्या पूरा पूरा इंटरनेट सर्विस का है या मॉडर्न का है? बिकॉज आप तो कहोगे मैम एएमसी फ्री दिया है। ऐसा नहीं होता बेटा, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। आपने ये दो सर्विसेज लिए, इस कारण से तीसरा फ्री हो गया। तो बेसिकली एंटिटी इस 10,000 को इंटरनेट सर्विस में भी एलोकेट करेगी, वो मॉडर्न की कॉस्ट में भी एलोकेट करेगी, एंड वो अपने एएमसी में भी एलोकेट करेगी। दिस इज एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू अमंग ऑल द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। एम आई क्लियर? दिस इज, तो इंस्टीट्यूट कहता है अगर आपके 4 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तब आप रेवेन्यू बुक करना। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है बेटा, मेरा सबसे पहला कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? यस, एयरटेल और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई हो सकते हैं? यस, इंटरनेट सर्विस, मॉडर्न एंड एएमसी 2 सालों का। करेक्ट? क्या सेटिस्फाइंग कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज आपको डिलीवर हो गए? यस, इंटरनेट चालू हो गया, उसके लिए मॉडर्न इंस्टॉल हो चुका, एंड वो 2 साल की मेरे को सर्विस देगा। एंड चौथा पॉइंट, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू आपने एंटिटी को दिया है, एंटिटी उसको एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट एलोकेट नहीं करेगी, उन तीनों के बीच में एलोकेट करेगी। तो यहां पर एयरटेल अपना रेवेन्यू कैसे बुक करेगी ये आपको सीखना है। पहली चीज, क्या रेवेन्यू बुक होनी चाहिए? यस। और ये जब आपको आंसर मिल गया तो कितना बुक होना चाहिए, कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए, ये दूसरा पार्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा इंडेस बात कर रहा है, पहले तो भाई ये चेक कर लो रेवेन्यू बुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और रेवेन्यू बुक अगर करना है तो ये चारों कंडीशन पूरे होने चाहिए। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, satisfy the performance obligation, and then allocate the transaction value among the performance obligations। बात समझ आ गई क्या? फटाफट बच्चों मेरे साथ ये याद करेंगे, फटाफट बताओ क्या क्या आइडेंटिफाई। देखो इंस्टीट्यूट ने कहा इतना कॉम्प्लेक्स है इस रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, एक काम करो आप, अगर ये चारों स्टेजेस पूरे हो रहे हैं आपके किसी भी चीज में, उसका रेवेन्यू बुक कर लो। पहला बताओ आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा बताओ आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तीसरा बताओ सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, चौथा बताओ एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस अमंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्विकली फटाफट याद करके बताओ मैम। अगर हमें वो देखते ही समझ आ गया कि रेवेन्यू बुक होना चाहिए, भाई अगर देखते भी समझ आ गया ना रेवेन्यू बुक होना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक कि क्या इन डेज के वो चारों कंडीशन पूरे हो रहे क्या, अगर हाँ रेवेन्यू बुक होना चाहिए। बताओ फटाफट, आइडेंटिफाई द, जल्दी से बताएंगे, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द, जल्दी से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, satisfy the is the performance obligation been satisfied, and then जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूट द ट्रांजैक्शन वैल्यू अमंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड। एम आई क्लियर? ये चारों कंडीशन अगर आपके प्रॉपरली पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप फुलफिल हो रहे हैं, देन ओनली रेवेन्यू इज बुक्ड। अब उस रेवेन्यू को कैसे एलोकेट करते हैं वो न्यूमेरिकल पार्ट है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तो ये पढ़ना है कि भाई रेवेन्यू बुक करने के लिए क्या 4 कंडीशंस पूरे होने चाहिए, क्या 4 स्टेप पूरे होने चाहिए, कौन से स्टेप पे जाएंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। ट्रांजैक्शन वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में इज द न्यूमेरिकल पार्ट, इज द प्रैक्टिकल पार्ट। बट पहला 3 पार्ट इज कंप्लीटली थियोरेटिकल, जहां मैं आपको बताऊंगी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं, कैसे आपको पता चलेगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुए या नहीं। तो अब आगे हम इसको और डिटेल में पता करेंगे कि कैसे कैसे हमारा आंसर कैसे निकल रहा है या नहीं। क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? क्या फिलहाल यहां पर कंक्लूड करती हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ा है, ताकि आपको फटाफट समझ आ जाए। अभी तक मैंने जो भी बात की नटशेल ये निकल रहा है, कोई भी टाइप की रेवेन्यू हो, कोई भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो किसी भी एंटिटी के लिए, वो अपना रेवेन्यू कब बुक करेगी? जब चारों कंडीशन फुलफिल होंगे। आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, आइडेंटिफाई करो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेटिस्फाई हुआ है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट द ट्रांजैक्शन वैल्यू अमंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये होते ही बच्चों वंस दिस इज डन, बुक योर रेवेन्यू। एंड कैसे कितने को एलोकेट करेंगे वो अलग पार्ट है। तो सबसे पहले ये 3 पार्ट बुक जानना जरूरी है।
फर्स्ट थ्री कंडीशन विल लेट यू नो वेदर द रेवेन्यू हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। ये तीनों आपको बताएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला। चौथा पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट है, जहां पर हम रिकॉग्नाइज रेवेन्यू को कैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, बांटेंगे। मतलब ये जो 10,000 हमने सामने वाले कस्टमर से लिया, क्या ये पूरा 10,000 इंटरनेट सर्विस के कारण है? क्या ये पूरा 10,000 राउटर की कॉस्ट जाएगी? क्या ये पूरा 10,000 एएमसी के अगेंस्ट? नहीं, ये 10,000 स्प्लिट होगा। अब कैसे स्प्लिट होगा उसके बारे में इंडियस बात करते हैं, बट फिलहाल ये जानना बहुत जरूरी है, क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की नौबत है या नहीं है। पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तो करो, बाद में उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू एलोकेट करना। Am I clear? तो अगर आपसे कोई पूछे कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, लास्ट बार मेरे साथ बोल दो, लास्ट बार मेरे साथ बोल दो। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए, सॉरी गाइस, तीन चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड सैटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये तीनों पूरे हो गए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो एंड फिर उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? क्या डिफिकल्ट या इजी? फटाफट बताएंगे। चलो एक थ्योरी पार्ट है, छोटा सा बता देती हूँ। अगेन हर बार ये कहानी मैं थक गई सुना सुना के। हर एक इंडेस में, अगर किसी इंडेस में पर्टिकुलरली कोई बात हो रही है, जैसे लीज का इंडेस है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का लीज इंडेस है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंडेस है, इफ देयर इज स्पेसिफिक इंडेस एंड स्पेसिफिक इंडेस टॉक्स अबाउट दैट पार्ट, तो वो हमेशा अपने स्पेसिफिक इंडेस से गवर्न होता है। एंड अगर स्पेसिफिक इंडेस में कुछ नहीं बोल रहा या उसका कोई स्पेसिफिक इंडेस नहीं है, देन आप जनरल इंडेस से गवर्न होते हो। Similarly, this entity, this standard applies to all the contract except, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको लगेंगे, एक्सेप्ट कौन से? जिनका लीज कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस, सिंपल। दिस इंडेस अप्लाइज टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को लग जाएगा। और उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लगेगा जिनका स्पेसिफिक इंडेस है। ये हर इंडेस यही बोलता, अगर तेरे पास तेरा खुद का है तो अपना यूज करने का, दूसरों का क्यों यूज करने का? समझ आएगा बच्चा? उसी तरह इस इंडेक्स के बारे में ये हर इंडेक्स में बोला गया, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी स्पेसिफिक चीजें हैं, आप अपनी चीजों को यूज करो, दूसरों की चीजें क्यों यूज करना? इसी तरह यहाँ स्कोप में भी यही बात बोली गई है, इफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी कवर्ड इन दिस एक्सेप्ट जिनका अपना कोई इंडेक्स है, तो तुम अपने इंडेक्स से गवर्न होगे। अगर तुम्हारे पास अपना इंडेक्स नहीं है तो मैं तुम्हें गवर्न कर दूंगा। ये स्कोप में ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसका मैंने आपके साथ फ्लो चार्ट बनाया है और मैं चाहूंगी कि आप इसको ध्यान से देखो। सिर्फ आधी घंटा और मेरे को दो, बात आपको पूरी समझा के छोड़ूंगी। इनकी भाषा इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना बेटा, कि मुझे तुम्हें क्या, किसी को भी, नॉर्मल हम जैसे लोगों को जो एकदम एवरेज है उनको समझ नहीं आता। आप कहोगे मैम अपने आप को भी आप एवरेज स्टूडेंट बोलते हो रैंक होल्डर होने के बाद भी? बेटा रैंक इज समथिंग जो आपको हार्डवर्क से आ जाता है, करेक्ट। अगर कभी फुर्सत मिला तो मैं आपको बताऊंगी, नॉर्मल अप टू 10th या आई थिंक 12th स्टैंडर्ड तक आई वाज जस्ट अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। फिर जिस तरीके से मैं आपको मोटिवेट करती हूँ कि हार्ड वर्क डिसिप्लिन बस करते रहो, मेरे को भी मेरे किसी गुरु ने बहुत क्या बोलते मोटिवेट किया था, बस कुछ मत कर, रोज का रोज पढ़, रोज का रोज पढ़। उतना सा बेटा मैंने फॉलो किया, वो भी मैंने से फाइनल में फॉलो किया था, फाउंडेशन और इंटर में तो फॉलो ही नहीं किया था। इसलिए पास हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। फाइनल में फॉलो किया, उसका रिजल्ट मैं देख सकती हूँ, इसलिए मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप पुराने कितने इंटेलिजेंट थे, नहीं थे, कितने अटेम्प्ट्स आपको इंटर तक लगे, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप अभी बहुत श्योरली ये चीज अगर अपने आप को बोलते हो कि मैं रोज का रोज पढ़ूंगा, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, दैट्स इट एंड यू विल क्लियर इट। तो ये चीज बस फॉलो करो, अपने आप चीजें आपके कंट्रोल में आएगी। चलो बैक टू आवर इंडियस के साथ तो आप बातें इतनी अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेटा, एंड सीएफआर जैसे सब्जेक्ट के साथ तो मैं पोर्शन अफोर्ड कर सकती हूँ, बट यस कभी टाइम मिला तो बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। आ जाओ, अब आता है मेन चैप्टर का जस्ट। क्या बोला था बच्चा, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ मैम आपने कहा था अगर आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है ना, तो आपको 4 स्टेज को जंप करना पड़ेगा। स्टेज वन के सारे हर्डल पार करेंगे, तब हम आपको स्टेज 2 में जाने देंगे। अगर आप स्टेज 1 पे फेल हो गए ना, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। मान लो आपने स्टेज 1 पार कर लिया, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टेज पार कर लिया, एंड जैसे ही आप दूसरे स्टेज पे पहुंचे, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वहां पर अगर आप फेल हो गए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। पास हुए तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को। हाँ अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने में फेल हो गए
तो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, पास हो गए तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। एंड फिर बातें करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू के एलोकेशन की। अब समझ आया क्या? तो बेसिकली दिस इज स्टेप बाय स्टेप हर्डल। पहले को पार करो, वो पार किया, दूसरे को पार करो। अगर आप दूसरे पे फेल हो गए, फेल ही माने जाओगे। करेक्ट। ये तो पता कैसा हो गया तुम्हारे प्रोफेशनल कोर्स जैसा। फाउंडेशन कितना भी पास कर लो, इंटर फेल, फेल। इंटर फाउंडेशन कितना भी पास कर लो, फाइनल फेल, तो तुम सीएमए नहीं कहलाते। बस सेम चीज आपके साथ यहां हो रही है। आप स्टेप 1 क्लियर कर दो, स्टेप 2 क्लियर कर दो, बट अगर आप स्टेप 3 पे फेल हो गए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तीनों पास करोगे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, तीनों लेवल पास करोगे तो सीएमए कहलाओगे, तीनों में से एक लेवल भी फेल कर जाओगे तो सीएमए नहीं कहलाओगे। सेम इट इज, तीनों पास करोगे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, तीनों फेल कर जाओगे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अब जैसे कि आपके हर लेवल पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। फाउंडेशन में आपको पढ़ना पड़ता था अकाउंट्स, लॉ, आई थिंक इकोनॉमिक्स भी है, एंड मैथ्स। करेक्ट। इंटर में आपको मेरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, प्रणय सर का कॉस्टिंग, ओएमएसएम सिमरन का, प्रणय का, सतीश सर का लॉ, करण सर का आईडीटी, विजय सर का डीटी, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता होगा, और हर सब्जेक्ट को समझोगे तो वो हर्डल पास करोगे इंटर का। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट आपने आइडेंटिफाई कर तो लिया है, बट उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अगर पार करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई होगा। अब उसके बारे में आप समझेंगे मेरे साथ। तो बेसिकली अगर मैं अब आपको मेरा फ्लो चार्ट दिखाऊं, अब हम फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे एंड तब मैं आपको थ्योरी बताऊंगी। देखो मैंने क्या लिखा है, हाउ रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अब रेवेन्यू को मैं कह रही हूं रिकॉग्नाइज करो। कैसे करे भाई रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज? कुछ तो आइडिया दो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का, कुछ तो जुगाड़ चाहिए ना मेरे को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का। देखो आपका इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है मेरा स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। मतलब आपने अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है नहीं किया, पहले ये बताओ, उसको ढूंढो, उसको आइडेंटिफाई करो। फिर से बोलो, क्या बोला? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। उसमें पता है कब माना जाएगा कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर? कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए बिटवीन एंटिटी एंड कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब या तो रिटर्न होना चाहिए या ओरल होना चाहिए, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी और कस्टमर के बीच में होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, राइट आइडेंटिफाइड होना चाहिए। राइट आइडेंटिफाइड का मतलब है मेरे को एज अ एंटिटी आपको प्रोडक्ट देना है, ये मेरी राइट है। मेरे को सर्विसेज रेंडर करना है, ये मेरा राइट है। मेरे को अच्छा गुड्स आपको डिलीवर करना है, ये मेरी राइट है। और सॉरी, ये मेरा सेड इट उल्टा, मेरा राइट है कि मेरे को आपसे पेमेंट मिलना चाहिए, और एज अ कस्टमर आपका राइट है कि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जो प्रोडक्ट आपने मांगे आपको वही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो कस्टमर एंड एंटिटी के बीच में राइट बहुत क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के बीच के राइट के टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए। तीसरे, पेमेंट टर्म्स क्लियर होना चाहिए, मतलब 30 दिन के अंदर पेमेंट आएगा, चेक से पेमेंट आएगा, ड्राफ्ट से पेमेंट आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, जो भी पेमेंट के टर्म्स है वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए। चौथा, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब कैश फ्लो इंपैक्ट करना चाहिए, एंटिटी के बिजनेस के कैश फ्लो को इंपैक्ट आना चाहिए। या तो फंड आएगा एंड चीजें जाएगी, तो कमर्शियल सब्सटेंस इंपैक्ट होना चाहिए। एंड लास्ट, जब भी एंटिटी किसी को माल बेचती है तो एंटिटी श्योर है कि कलेक्शन प्रोबेबल है, मतलब पैसा मिलने में डाउट नहीं है। भाई मैं उधर उसी को उधार माल बेचती हूँ जहां मुझे डाउट नहीं है। मैं किसी भी एरे गेरे नथु गेरे को मिला पूछ के ना माल उधार नहीं बेचूंगी। मैं उन्हीं को माल बेचती हूँ उधार जिनसे मुझे पता है पैसे आ जाएंगे। तो गाइस, जब भी मैंने कहा रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, 3 कंडीशन पूरी होने चाहिए। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बट आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट में भी 5 चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिटर्न या ओरल, उसमें राइट्स क्लियर पता रहना चाहिए। फिर पेमेंट टर्म्स दोनों के बीच में बहुत क्लियर होना चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड कलेक्शन के एकदम श्योर हो पैसा कलेक्ट होगा। देर इज नो चांसेस ऑफ डूबने वाला, डूबोफाई केस नहीं होना वाला। आप उसी को माल उधार बेचो जहां आप श्योर हो। समझ आया क्या बच्चों? समझ आया क्या बच्चों? चलो, इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, ध्यान से देखो। एबीसी लिमिटेड एंटिटी है,
ये एक एंटिटी है, ये एंटिटी है, कुछ दूसरा कलर लो भाई, ये एक एंटिटी है। ओ क्या चल रहा है भाई, रुको भाई, रुको 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 रुको, इसमें और, चलो भैया, एबीसी लिमिटेड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद वाई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल, जहां मैं मशीन बेचूंगी 5 लाख का। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? मशीन बेचने का। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ क्या है? मशीन। वैल्यू कितनी है? 5 लाख। टर्म्स देखो, 15 तारीख अप्रैल तक डिलीवरी चली जानी चाहिए, पेमेंट 30 दिन के लिए चाहिए, 30 दिन के अंदर। और इस वाई लिमिटेड की क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है। चेक करो पांचों कंडीशन आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के पूरे हो रहे क्या। अगर हाँ, तब आप आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट के स्टेप को, हर्डल को पार करोगे। देखो, इट इज एन अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट, साइंड है तो साइंड, ओरल है तो ओरल। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है। राइट आइडेंटिफाई होना चाहिए। राइट का मतलब एबीसी मशीन डिलीवर करेगा, वाई पेमेंट करेगा, दोनों को एक दूसरे के राइट्स पता है। पेमेंट टर्म्स क्लियर है, 5 लाख का पेमेंट 30 दिन के अंदर देना है, पूरा का पूरा पेमेंट टर्म्स क्लियर है। कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है कैश फ्लो इंपैक्ट होना चाहिए। यस, जब मैं मशीन दूंगा मेरे पास कैश आएगा तो मेरी एंटिटी का कैश फ्लो इंपैक्ट होगा। एंड कलेक्शन प्रोबेबल है, मतलब जिस कस्टमर को आप माल बेच रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट अगर नहीं है, इसका मतलब वो कस्टमर अच्छा है, कलेक्शन होने के चांसेस है, क्रेडिट वर्दी ऑफ कस्टमर अच्छा है। अगर ये पांचों पॉइंट्स एग्जिस्ट किए, तब आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर का स्टेप आप क्रॉस करते हो। हुआ क्या? पहले जब मैंने पढ़ाया, मैंने आपको क्या बोला? 4 चीजें क्लियर करोगे तो आपको मिलेगा डिग्री। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लास्ट वाला छोड़ो, ये तीनों आपने पूरे किए तो आपको मिलेगा सीएमए की डिग्री, मतलब आपको मिलेगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का फ्रीडम। उसके बाद आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट में ये आप कब बोलोगे कि ये स्टेप मैंने पास किया? जब उसके सब्जेक्ट्स आप क्लियर करोगे। और उनके सब्जेक्ट्स क्या है? 5 उसके अंदर के सब्जेक्ट्स हैं। यहां पर सब्जेक्ट्स का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट शुड बी देयर, राइट शुड बी देयर, पेमेंट टर्म शुड बी क्लियर, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए एंड कलेक्शन प्रोबेबल है, मतलब सामने वाले की क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। अगर आपके ये पांचों ऑप्शन टिक आते हैं ऑन इन योर फेवर ऑफ द एंटिटी, इट मींस एंटिटी हैज जंप्ड या क्रॉस द हर्डल ऑफ स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको ये बात समझ आई क्या बेटा? मैंने उसको छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, जहां पर मैंने इसको एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया, आपकी सीएमए की लाइफ से इसको लिंक कर दिया मैंने। क्लियर है? क्लियर है क्या बच्चों? अब जैसे बेटा सीएमए फाउंडेशन में एक ट्विस्ट होता है ना, ट्विस्ट, क्या वो ट्विस्ट है कि अगर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो सीएमए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। हर जगह कोई ट्विस्ट एंड टर्न है। यहां पर एक कुछ ट्विस्ट डाला है इंस्टीट्यूट ने, वो ट्विस्ट सुनेंगे। अगर मान लो मेरे और आपके बीच में से बातें हो रही है नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल आपने फोन किया, स्नेहा मैम हमको आपका सीएफआर का प्रोडक्ट लेना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लोगे? आपने फोन पे हाँ बोला। मैंने कहा मैं आपको प्रोडक्ट दूंगी, आप मेरे को पेमेंट देना। राइट क्लियर थे। मैंने कहा मेरे प्रोडक्ट का रेट है 8,000 रुपया, पेमेंट पहले चाहिए, बाद में प्रोडक्ट डिलीवर होगा। तो मेरा ये पेमेंट का टर्म है, जहां पर 6 मंथ्स वैलिडिटी, 12 मंथ्स वैलिडिटी की बातें मैंने आपके साथ कर ली। करेक्ट। उसके बाद मैंने मेरे बिजनेस का कैश फ्लो इंपैक्ट होगा ही बेटा जब आप पैसा भेजोगे। एंड मैंने, बट जनरली हमारे बिजनेस में हम पहले पैसे लेते हैं, बाद में बच्चों को प्रोडक्ट बेचते हैं। बट अगर मान लो कोई एक बच्चा है जो कह रहा है मैम मैं 1-2 दिन में पैसे दे देता, मेरे को सच में वो बंदा जेन्युइन लगा, मैंने कहा ठीक है दे देना, इट्स ओके। ये सारी बातें मेरी फोन पे उसके साथ हो गई। बट उसमें से एक बच्चा मेरे को कहता है मैम 1-2 दिन का टाइम दो ना, एक बार मैं अपने पापा से पूछता क्या मैं ले लूं क्या। इसका मतलब हमारे बीच में ये सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो गए बेटा। हमारे बीच में ये पांचों पॉइंट्स तो बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत ही अच्छे से क्लियर है, फेवर में है मेरे। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरे को मेरे राइट्स पता है, पेमेंट टर्म्स पता है, कैश फ्लो मेरा इंपैक्ट होगा, और मेरे को उस बच्चे की बातों पे बिल्कुल डाउट नहीं है, बिकॉज उसने फाउंडेशन इंटर मुझसे ही पढ़ा है। आई नो द फैमिली, तो आई एम वेरी श्योर कि बच्चा मुझे पैसा दे देगा, 1-2 दिन में दे देगा। हम दोनों की बातें फोन पे ऐसी हुई, और ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी चलता है, वैलिड होता है। मेरे को लगा हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है। बट उस बच्चे ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैम 2 दिन का और टाइम दो, मैं ना एक बार पापा से पूछता
कि मुझे पढ़ना CFR सिर्फ स्नेहा मैम का है, तो क्या पापा 2-3 दिन में क्यों लेट करने का, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैम, मैं पहले आपको पेमेंट दिलवा दूँ, करेक्ट। अब एक बात बताओ, वो जब अपने पापा के पास जाएगा, या तो पापा उसका यस बोलेंगे या तो पापा उसका नो बोलेंगे। अगर उसके पापा ने नो बोल दिया कि नहीं तुम्हें स्नेहा मैम का प्रोडक्ट अभी नहीं लेना है, 6 महीने रुक जा, 6 महीने बाद वापस पढ़ाई चालू करना, तो मेरे केस में जितनी भी बातें मैंने आपके साथ फोन पे की थी, कॉन्ट्रैक्ट पूरा आइडेंटिफाई हो गया था, पर तुमने एक क्लॉज लगा दिया था, उस क्लॉज को बोलते हैं टर्मिनेशन क्लॉज। अगर आपने टर्मिनेशन क्लॉज लगा दिया, एंड टर्मिनेशन क्लॉज के केस में मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए थे, हमने सिर्फ कहा था कि ठीक है बात करके आजा पापा से। टर्मिनेशन क्लॉज के केस में आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू, और आपने फोन करके मेरे को बोल दिया कि पापा ने मना कर दिया, तो इवन मेरे 5 कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के मेरे फेवर में थे, बट दैट टर्मिनेशन क्लॉज का जो नो आपकी तरफ से आया, वहीं पर मेरा ये स्टेप फेल हो जाएगा, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, स्टेप 1 वहीं फेल हो जाएगा। तो याद रखना, इवन स्टेप 1 के 5 कंडीशन मेरे फेवर में है, बट बिकॉज ऑफ द टर्मिनेशन क्लॉज मैंने आपको 2 दिन की और मोहलत दी, और मैंने कहा ठीक है पापा से पूछ के बता दे। अगर आपके पापा का आंसर नो आता है, इसका मतलब आप मेरा प्रोडक्ट नहीं लोगे, एंड जब आपके पापा का आंसर नो आया, तो यहां पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई होने के बाद भी रेवेन्यू बुक नहीं होगा, बिकॉज मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं रही, मेरे पास से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जाएगा ही नहीं आपको, बिकॉज आपका नो है। क्या यहां बात समझ आ गई क्या? क्या यहां पर बात समझ आ गई क्या एवरीवन? एवरीवन, बट मान लो देयर इज अ टर्मिनेशन क्लॉज, और उस टर्मिनेशन क्लॉज में मैंने कहा कि बेटा अगर आपने 1-2 दिन में मेरे को नहीं बताया कि आप पेमेंट कब तक दोगे, तो उस केस में मैं आपको पेनल्टी चार्ज करूंगा, या जो भी, या सामने वाला आपको कह रहा है कि मैम मैं टर्मिनेट कर दूंगा, उस केस में अगर मैंने आपसे बुकिंग अमाउंट ले रखा है और मेरा ये कंडीशन है कि बुकिंग अमाउंट मैंने आपसे ले ली है, अगर आपने बाद में कंडीशंस को टर्मिनेट किया, मेरे इस क्लॉज को टर्मिनेट किया, तो मैं आपको बुकिंग अमाउंट रिफंड नहीं करूंगा। तो उस केस में याद रखना, मेरा आगे उससे फर्दर काम नहीं होगा, बट जितना मेरा बुकिंग अमाउंट हुआ है वो मेरा हो जाएगा। चलो इसको और अच्छे से समझेंगे। मान लो मैं एक फ्लैट बुक करने गई थी, करेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने अप्रूव किया, मैंने ओरली उसको बोला, मेरे को पेमेंट देना था, उसको फ्लैट देना था, मुझे हर एक महीने के अंदर मुझे उसको कुछ कुछ अमाउंट पे करना था, पेमेंट टर्म्स क्लियर था, इनफ्लो कैश इनफ्लोज का इंपैक्ट होता, एंड डेफिनेटली मैं एक अच्छी बंदी हूँ, सामने वाले एंटिटी को पता था स्नेहा मैम फ्लैट ले लेगी, और मैंने उसको बुकिंग अमाउंट दिया था। बट वहां एक कंडीशन लिखा था कि अगर आपने बीच में टर्मिनेट किया, इसका मतलब हम आपको फ्लैट तो देंगे नहीं, वो तो फॉर्चून हम आपको फ्लैट नहीं देंगे, बट ये जो आपने हमें बुकिंग अमाउंट दिया है ना, टर्मिनेशन क्लॉज के समय जो आपने बुकिंग अमाउंट दिया है, अगर ये बुकिंग अमाउंट आपने हमें दे दिया है और आगे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हो, हम ये बुकिंग अमाउंट आपको रिफंड नहीं करेंगे, ये क्लॉज में लिखा है। उस केस में ये बुकिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, मेरा उस स्टेप का रेवेन्यू कहलाएगा। एम आई क्लियर? तो याद रखना एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टर्मिनेशन क्लॉज के द्वारा गवर्न हो, टर्मिनेशन क्लॉज में आपने कुछ पे नहीं किया है और आप टर्मिनेट कर देते हो, और अलाउड है आपको टर्मिनेट करना, तो आगे की बात आएगी नहीं। बट अगर आप टर्मिनेशन क्लॉज आप पे अप्लाई होता है, आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपने टर्मिनेशन क्लॉज के साथ कुछ अमाउंट पे किया एज अ कॉम्पनसेशन, वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल। अगर क्लॉज में ये लिखा है कि आपका कोई भी पेमेंट आगे अगर आप टर्मिनेट करते हो हम रिफंड नहीं करेंगे, तो दैट अमाउंट विच वॉज टेम्परली अ लायबिलिटी टू द एंटिटी विल टर्न इनटू रेवेन्यू। बट अगर आप कह रहे हो कि नहीं हम रिफंड कर देंगे, उस केस में वो अमाउंट लायबिलिटी बन के रहेगा, और जब आप रिफंड करोगे तो लायबिलिटी रिटर्न हो जाएगा। बात समझ आ गई? मतलब अगर मैं आपको इसको एंट्री के थ्रू बोलूं, अगर आपने बुकिंग के समय पैसा दिया होगा, तो मैं क्या एंट्री करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इसको बोल दो टू डिपॉजिट लायबिलिटी। बट अगर आपने टर्मिनेट किया कॉन्ट्रैक्ट को, तो बच्चा 2 चीजें हो सकती है, या तो मैं ये डिपॉजिट लायबिलिटी आपको रिफंड कर दूं एज पर द क्लॉज, डिपॉजिट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिफंड कर दो। बट अगर मेरे को रिफंड नहीं करना है, मेरा क्लॉज कह रहा है रिफंड नहीं अलाउड है, उस केस में अब ये डिपॉजिट लायबिलिटी सिर्फ उस अमाउंट के लिए मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। एम आई क्लियर? आगे स्टेप में मूव नहीं बनेंगे, बट वो अमाउंट कंपनी का रेवेन्यू बन जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? तो बेसिकली अब फटाफट बताओ
3 कंडीशन पूरे होने चाहिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने से पहले. आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, ओके. आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, परफेक्ट. एंड उसका इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. कॉन्ट्रैक्ट कब पता चलेगा आइडेंटिफाई हो गया? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट्स क्लियर होने चाहिए, पेमेंट टर्म्स क्लियर होने चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड सर्टेनिटी होनी चाहिए पैसा मिलेगा. ये पांचों कंडीशन पूरे हो गए तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एंड इफ देयर इज अ टर्मिनेशन क्लॉज विच सेज 1-2 दिन में आपको हम ऑप्शन दे रहे टर्मिनेट कर देना, फोन पे भी बताओगे तो टर्मिनेट हो जाएगा. उस केस में अगर मैंने आपसे कोई भी अमाउंट नहीं लिया है तो आप टर्मिनेट कर सकते हो, आगे की स्टेप की नौबत ही नहीं आएगी. बट अगर मैंने आपसे अमाउंट लिया है और वो कॉम्पनसेशन में ये कंडीशन है कि अगर आपने इतने दिन के अंदर टर्मिनेट किया तो रिफंड, इतने दिन के बाद टर्मिनेट किया नो रिफंड, उस केस में जब तक वो पैसा मेरे पास है इट इज अ लायबिलिटी टू द एंटिटी. अगर विद इन दैट टाइम फ्रेम आया तो रिफंड कर देंगे, टाइम फ्रेम के बाद पता चला तो अपना रेवेन्यू बुक कर लेंगे एज पर द कंडीशन गिवन इन माय कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्वियसली कुछ नया नहीं पढ़ा रही, बेसिक कॉमन सेंस. ये अमेजोन में भी तो यही होता है, 7 दिन के अंदर वापस किया, रिटर्न किया तो हम आपको आपका रिफंड देंगे, 7 दिन के अंदर नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं, हम आपको रिफंड नहीं देंगे. सेम चीज, सेम चीज. यस. चलो देखो ये सारी बातें मैं आप पढ़ के बताती हूँ. पढ़ना तो जरूरी है भाई इसको, बस बेटा थोड़ा सा इसका थियरी पार्ट, एंड आई थिंक मैं फुल ऑन एनर्जी के साथ आपको ये थियरी करा रही हूँ ताकि आपको नींद ना आए. बट ट्रस्ट मी थोड़ा सा अकाउंट्स में जब थियरी पढ़ना होता है थोड़ा सा लगता है, बट ठीक है कर लेंगे, करना तो है तो कर ही लो. आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट. An entity shall account for a contract with a customer that is within the scope it standard only when all the following criteria are met. पहला क्या? The parties of the contract have approved the contract, written, oral या जैसा भी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस चल रहा है. The entity can identify its right आइडेंटिफाइड होना चाहिए. कब गुड्स ट्रांसफर होगा, कब पेमेंट आएगा, एक एक बातें क्लियर होनी चाहिए, दोनों के राइट्स क्लियर होने चाहिए. आइडेंटिफाई द पेमेंट्स टर्म, कितने अमाउंट का कितने दिन के अंदर पेमेंट आना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब इट अफेक्ट्स द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस, एंड इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन. और हम बहुत श्योर है कि जिसको हमने उधार माल बेचा वहां पर डूबने की गुंजाइश कम है या है ही नहीं, तभी तो उधार माल बेचा. इन पांचों बातों को मैंने कितना शॉर्ट में आपको अच्छे से समझाया विद एग्जाम्पल. करेक्ट. अब क्या क्या बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्मिनेशन प्रोविजन, जो आपको पता होना चाहिए. There does not exist a contract if each party to the contract has enforceable right to determine a wholly unperformed contract without compensating. मतलब बीच में मैं टर्मिनेट कर सकती हूँ और कोई कॉम्पनसेशन देने की जरूरत अगर नहीं है. A contract is wholly unperformed. किस कॉन्ट्रैक्ट को अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? इफ द एंटिटी ने कोई गुड्स ट्रांसफर ही नहीं किया एंड एंटिटी हैज नॉट रिसीव्ड एनी पेमेंट. ऑब्वियसली अभी तो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमने पेमेंट दिया ही नहीं है और गुड्स एंड सर्विसेज हमने ट्रांसफर ही नहीं किया, पेमेंट अभी तक लिया ही नहीं, तो हम एक दूसरे के प्रति लायबल ही नहीं है ना. अगर 1 रुपया भी पेमेंट एक्सचेंज कर लेते या गुड्स एक्सचेंज कर लेते उस केस में तो फिर हम ये परफॉर्म्ड एग्रीमेंट हो जाता. Whenever there is unperformed, कब कॉन्ट्रैक्ट को फुल्ली अनपरफॉर्म बोलते हैं? डीड्स सब फाइनल है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल है, टर्म्स क्लियर है, राइट्स क्लियर है, फिर कमर्शियल सब्सटेंस होगा, हम सामने वाले को जानते हैं, बट अभी तक ना हमने पैसे एक्सचेंज किए न गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किया. इसको बोलते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज होली अनपरफॉर्म्ड. परफॉर्म्ड ही नहीं हुआ अभी तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट है बट अनपरफॉर्म्ड, बिकॉज पांचों में से न गुड्स गया न पेमेंट आया. In such situation, only the customer has the ability to terminate the contract without penalty. In those situations, the contract term of accounting process may be shorter. मतलब बेसिकली अगर बिना पेनल्टी के आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, ये अगर आपको परमिशन है तो उस केस में टर्मिनेट कर दो. तो बेसिकली यही बातें मैंने यहां तक की है. The consideration received shall be recognized as liability until any of the above criteria is met at the time of consideration. तो बेसिकली अगर आपके पास टर्मिनेशन क्लॉज है, उस टर्मिनेशन क्लॉज में विदाउट पेमेंट ऑफ एनी पेनल्टी यू कैन टर्मिनेट, देन कोई कंसिडरेशन आया नहीं. बट अगर कंसिडरेशन आया है विद द कंडीशन इतने समय के अंदर तो ठीक है, नहीं तो मेरा रेवेन्यू, उस केस में जब तक आपका वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता, दैट अमाउंट इज द लायबिलिटी टू द एंटिटी. मुझे बताओ यहां तक कितने बच्चों को बात समझ आ गई? एवरीबडी गुड टू गो? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? फटाफट बता देंगे. इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है?
इजी है ना बच्चा? बस 2 और थ्योरी पार्ट बेटा, अगला 10 मिनट और इसका थ्योरी वहीं खत्म हो जाएगा, उसके सम्स एंड सम्स की प्रैक्टिस है। बट आई होप तुम्हें ये बातें समझ आ गई है। तो सबसे पहले हमें 3 लेवल क्रॉस करने हैं। लेवल 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी 5 हर्डल्स है। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए, पेमेंट टर्म्स क्लियर होने चाहिए, फिर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट होना चाहिए, अमाउंट श्योर है कि मिलेगा, मतलब क्रेडिबिलिटी चेक करो, अच्छी है तो मिलेगा। सब्जेक्ट टू वो सब्जेक्ट आई फॉरगॉट द नेम, टर्मिनेशन क्लॉज। एम आई क्लियर? अब आते हैं दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा था, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कुछ नहीं है, मेरे गुड्स एंड सर्विसेज है, इनको आइडेंटिफाई करना। अब इनके ऊपर ना मैं एक बात करना चाहती हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डिस्टिंक्ट और गुड्स एंड सर्विसेज अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बेसिकली इस पे ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूं। तो देखो, अगर आपने पहला पड़ाव पार कर दिया, इफ यस आप मूव हो जाओगे स्टेप 2 में, इफ नो रेवेन्यू नॉट रिकॉग्नाइज। जल्दी से देखो बेटा, आपने यहां तक लिखा क्या? जल्दी से देखो बेटा, यहां तक लिखा क्या? क्विकली एवरीवन, क्विकली क्विकली लिखेंगे, यहां तक लिख लिएगा बच्चों? यहां तक स्क्रीन को बड़ा कर दो, लिख लिया स्टेप 1। अब आ जाते हैं स्टेप 2 में। अगर बच्चों आपने स्टेप 1 का हर्डल पार किया ना, तभी आप स्टेप 2 पे पहुंचोगे। अब आप अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देखो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एंटिटी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मैं एसी, फ्रिज, टीवी, उनका इंस्टॉलेशन, वाटर प्यूरिफायर, उसका इंस्टॉलेशन, आई डू एवरीथिंग। उसके अलावा अगर आपका इंस्टॉल प्रोडक्ट है, 1-2 साल बाद खराब हो गया तो उसको ठीक करवाना, उसको रिपेयर करना, ये सारे के सारे सर्विसेज में देती है। करेक्ट? अब गाइज मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने सिर्फ गुड्स के बारे में बात की या गुड्स एंड सर्विसेज? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के बारे में। तो मेरे बिजनेस में मैं जिस जिस चीज में डील करती हूँ, दैट इज योर गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज योर गुड्स एंड सर्विसेज। और वो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लैपटॉप का शोरूम है, मैं लैपटॉप भी बेचती, और लैपटॉप के साथ अगर तुम मेरा एक एग्जाम्पल देखोगे, मैं इसको इंस्टॉलेशन का भी काम साथ में देती हूँ। करेक्ट? अब मुझे बताओ, लैपटॉप और इंस्टॉलेशन एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा या अलग अलग? मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूं। मान लो आप आए लैपटॉप लेने, तो डेल ने आपको लैपटॉप बेचा, उसके अलावा एक टीम ने, मेरी जो बाजू में टीम बैठी थी मेरी, उसने आपको पूरा इंस्टॉलेशन का काम करके दिया। और ऐसा नहीं है हम सिर्फ सारा इंस्टॉलेशन का काम सिर्फ उनका करते हैं जिन्होंने हमसे लैपटॉप लिया। बाहर से भी कोई लोग आते हैं जिनको इंस्टॉलेशन सर्विस चाहिए, तो मेरी वो टीम उनको भी इंस्टॉलेशन सर्विस देती है। एम आई क्लियर? समझा क्या? इसका मतलब इंस्टॉलेशन सर्विस वो सिर्फ हमारे कंपनी से जो खरीदे हुए डेल लैपटॉप है उनको नहीं, बाहर से भी कोई आते हैं तो उनको भी देती है। करेक्ट? तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये लैपटॉप बेचना और उसका इंस्टॉलेशन सर्विस एक ही है या अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी माना जा सकता है? मैम ये अलग अलग भी माना जा सकता है। वेरी गुड। क्यों? मैम जो लैपटॉप है, आप सिर्फ लैपटॉप भी बेच सकते थे कस्टमर को, वो इंस्टॉलेशन कहीं और से करा लेता, या फिर किसी और ने कहीं से लैपटॉप खरीदा होगा, वो आपके यहाँ सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा है। तो ये आपके 2 अलग टाइप के प्रोडक्ट है। लैपटॉप बेचना एक अलग प्रोडक्ट है, उसका इंस्टॉलेशन करवाना एक अलग प्रोडक्ट है। हाँ, मे बी जब मैं अमाउंट चार्ज कर रही हूँ तो एक साथ कंबाइन कर रही हूँ बिल में, बट दैट इज 2 डिफरेंट थिंग। तो दो बोथ लैपटॉप इज माई डिस्टिंक्ट गुड्स, अलग गुड है, एंड इंस्टॉलेशन सर्विस इज माई डिस्टिंक्ट सर्विस। बात समझ आई क्या? बात समझी क्या बेटा? तो आपको हमेशा अपने बिजनेस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। इज इट वन और इज इट सेपरेट? इज इट वन और इज इट सेपरेट? तो बेटा अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एबीसी लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल लैपटॉप एंड प्रोवाइड्स इंस्टॉलेशन सर्विसेज। तो कस्टमर कैन यूज द लैपटॉप ऑन इट्स एंड इज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड बाय इंस्टॉलेशन। कस्टमर खुद भी लैपटॉप यूज कर सकता था और कहीं जाके इंस्टॉलेशन करवा सकता था। और इंस्टॉलेशन सर्विस, कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा इंस्टॉलेशन से एंड डज नॉट इंटीग्रेट द लैपटॉप। मतलब बेसिकली लैपटॉप लिया तो इंस्टॉलेशन कराना है, या इंस्टॉलेशन कराया तो लैपटॉप लेना है, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड या इंटरडिपेंडेंट नहीं है। बोथ आर 2 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। वन इज डिस्टिंक्ट गुड, अदर इज डिस्टिंक्ट सर्विस। बात समझ आए क्या? तो याद रखना, तुम्हारे बिजनेस का आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। तो देखो, सेकेंड स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करेगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में आपको क्या देखना पड़ेगा? आर गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट? अगर अलग अलग है
तो उसको अलग अलग ऑब्लिगेशन मानेंगे। अगर दोनों एक है तो उसको एक सिंगल ऑब्लिगेशन मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप एंड इंस्टॉलेशन, बोथ आर टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बट यस, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जो इंस्टॉल किए बिना चलता ही नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, तो उस केस में इंस्टॉलेशन इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इट, आप कहीं और से इंस्टॉल नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा ऐप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो यू नीड आर ऐप, करेक्ट। एंड ऑब्वियसली इंस्टॉल आप किसी भी लैपटॉप पे कर सकते हो, बट यस जो पूरा ऐप का लिंक है वो हमारा, ये किसी और एंटिटी के ऐप में आप हमारे लेक्चर्स नहीं चला सकते। तो इस केस में क्या है, वो वन प्रोडक्ट है, दैट इज वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। उसी तरह आपको चेक करना पड़ेगा आप वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इट मींस एक प्रोडक्ट है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखो इसके बारे में चार्ट में मैंने आपको शॉर्टकट में लिखवा दिया, यहां देखेंगे। आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अ गुड एंड अ सर्विसेज और अ सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है रोज आपके यहाँ मैगजीन आना, रोज आपके यहाँ न्यूज़पेपर आना। दिस इज व्हाट, अ सीरीज ऑफ सर्विसेज जो आपको रोज प्रोवाइड की जा रही है। अ गुड एंड सर्विसेज और अ बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिस्टिंक्ट। कब, ईच डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मतलब लैपटॉप एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, उसका इंस्टॉलेशन एक सेपरेट है। एसी और उसकी इंस्टॉलेशन सेपरेट है। आप एसी मेरे यहाँ से भी इंस्टॉल करा सकते हो, कहीं और से भी इंस्टॉल करा लो, आपकी मर्जी, कहीं से भी कराओ, हमें चलता है। इट्स अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। But a series of distinct goods and services with the pattern of transfer is treated as single performance obligation. For example, doctor का service, accounting service, hotel management, newspaper supply, construction of dam and bridge, all these are what? A series of services जिसका एक performance obligation है। अगर bridge बनाना है, सीमेंट लाना, उसको पूरा बनाना, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाना, ये सब कनेक्टेड है। एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है बेटा, एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इसलिए उसको एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। बट लैपटॉप और उसका इंस्टॉलेशन दो अलग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट माना जा सकता है। फिर तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में मीन्स अ प्रॉमिस टू कस्टमर टू ट्रांसफर अ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। दूसरा, अ गुड्स और सर्विसेज दैट इज प्रॉमिस टू बी टू अ कस्टमर इज डिस्टिंक्ट। अगर वो कब मानेंगे कि वो डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट का मतलब है कस्टमर उस प्रोडक्ट को यहां से भी ले सकता है, कहीं और से भी ले सकता है। देखो ना, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज ईदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद द अदर रिसोर्सेज। वो सिर्फ लैपटॉप भी लेके जाएगा तो उसको लैपटॉप काम आएगा, वो लैपटॉप विद इंस्टॉलेशन सर्विस भी लेके जाएगा तो भी उसको लैपटॉप और इंस्टॉलेशन का सर्विस दोनों काम आएगा। तो अगर उसने मेरे से दूसरी सर्विस नहीं भी ली तो उसका प्रोडक्ट पहला चलेगा। एंड the entity promise to transfer the goods to its customer at separate identifier. मतलब basically it's a separate goods and services. Next, in the following cases goods and services will be treated at single performance obligation. और कब हम सिंगल मानते हैं? ये सिंपल एक एग्जांपल देखेंगे। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर, मैं एज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके आपको बेचने वाली हूँ, मुझे आपसे रेवेन्यू आने वाला है, बट उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है, एंड तब जाके मैं आपको बिल्डिंग देती हूँ। उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वो बिल्डिंग के लिए है। हमें लगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हमने लिए, तब जाके हमने आपको वो प्रोडक्ट दिया, बट आपका एंड प्रोडक्ट क्या है? बिल्डिंग बेचना। तो बिल्डिंग एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रहेगा, सिंगल, नॉट मल्टीपल। एम आई क्लियर? तो आप चेक कर लेना बेटा, टेंशन मतलब क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। अगर आप डिस्टिंक्टली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, इट इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक दूसरे के साथ ही वो फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है, इट इज वन सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एम आई क्लियर? तो बेसिकली स्टेप 1 में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, स्टेप 2 में गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। मुद्दा वाला पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, लास्ट। ओ ये पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा है। सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए कि गुड्स एंड सर्विसेज आपको ट्रांसफर होने वाले हैं, या तो आज या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम आपको सर्विसेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल एएमसी लिया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर्विसेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल खरीदा, उसके साथ मेरे को डेटा पैक मिला 1 साल का, तो मोबाइल खरीदा, यहाँ पर मोबाइल एज अ गुड्स मुझे डिलीवर हो गए, बट डेटा पैक का जो सर्विसेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
तो बेसिकली सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए। और कब मानेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया? या तो गुड्स एंड सर्विसेज एट एज ऑन टाइम डिलीवर होना चाहिए, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारी सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलती है, बहुत सारी चीजें एज ऑन मिल जाते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आप किस टाइप की सर्विसेज ले रहे हो। एज ऑन ले रहे हो, मान लो सिर्फ सॉफ्टवेयर ले रही, सॉफ्टवेयर लिया काम तमाम, तो ये एज ऑन होगा। सॉफ्टवेयर लिया और उसका मेंटेनेंस 2 साल तक आपको करना है, इट इज एज ऑन एंड द मेंटेनेंस इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एंटिटी को देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप की चीजें बेच रहा है। अगर वो वन टाइम एज ऑन कुछ है तो उसका इनकम रेवेन्यू एज ऑन बुक होगा। बट जो चीज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो सर्विस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाएगा, तो उसका रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? तो याद रखना, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई होगा, उसके 5 कंडीशंस देखो, फिर आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाई कर लो, ताकि हर गुड एंड हर सर्विसेज का रेवेन्यू अलग अलग बुक होगा। तीसरी बात, सिग्निफिकेंस सैटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आपको ट्रांसफर होने चाहिए। जब ट्रांसफर किया, अगर ओवर द टाइम तो इनकम ओवर द टाइम होगा, और एज ऑन डेट तो इनकम एज ऑन डेट बुक होगी। और हमेशा ओवर द टाइम में 2 मेथड्स हैं, वो मैं बाद में समझ में बताऊंगी। मान लो कंस्ट्रक्शन करने में आपको 5 साल लग गया, तो आप जो कमाओगे इस समय वो वन टाइम है या ओवर द टाइम? ओवर द टाइम। अब ओवर द टाइम भी आपको सोचना होगा, जितना जितना कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे कंप्लीट होगा उतना उतना तो रेवेन्यू बुक करूं। तो ओवर द टाइम कितनी इनकम बुक होनी चाहिए वो डिपेंड करता है आउटपुट मेथड एंड इनपुट मेथड। ये सिर्फ एक बार नोट डाउन कर लो, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। तो अगर आपने पॉइंट 2 नोट डाउन कर लिया है, या तो फोटो क्लिक कर लो बच्चों, या नोट डाउन कर लो। स्टेप 3 में अगर आपको चेक करना है कि आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गए, तो इंश्योर करो कि गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो गए। कैसे पता चलेगा गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो गए? एज ऑन टाइम या ओवर द पीरियड। एज ऑन या ओवर द पीरियड। एज ऑन हुआ तो कोई टेंशन नहीं। अगर कोई सर्विसेज ओवर द पीरियड है, ओवर द टाइम है, उस केस में 1 साल से ऊपर अगर वो सर्विसेज जा रही है, तो आपको देखना पड़ेगा आपको रेवेन्यू कैसे बुक करना पड़ेगा। उसके 2 मेथड्स है, आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड। ये मैं पढ़ाऊंगी सम्स के थ्रू, टेंशन मत लो, अभी से इसको लिख लो। सेम चीज है वो यहां बोल रहे हैं। satisfaction of performance obligation when to recognize revenue at point of time, over the period of time, over the period of time को निकालने का आउटपुट मेथड एंड इनपुट मेथड। चलो मैं फटाफट रीड कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको हेल्प रहेगी। Satisfaction of performance obligation at a point, an entity shall recognize revenue. The entity satisfies the performance obligation by transferring the control of promised goods and services at a point of time. Where over the period of time, the entity transfers the control of goods and services over time and therefore recognizes it over the period of time if one of the following criteria is met. आप इनमें से कोई भी criteria met कर लोगे? If performance obligation is not satisfied over time, an entity satisfies the performance obligation. पहले over the time check करो, वहां नहीं होगा तो second option is at a point of time. For each performance obligation satisfied over time, an entity shall recognize revenue over time by measuring through performance obligation. और मेजर करने का तरीका क्या है? आउटपुट मेथड एंड इनपुट मेथड। ये मैं आपको सम्स के थ्रू समझाऊंगी, नॉट एज ऑफ नाउ, नॉट एज ऑफ नाउ। लास्ट फिर आपको क्या करना है बच्चा? एंड में आपको डिटरमाइन एंड एलोकेट द ट्रांजैक्शन वैल्यू अमंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड एंड सेटिस्फाइड। एम आई क्लियर? एंड उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही मेन है जो आपको प्रैक्टिकली पढ़ना है। तो प्रैक्टिकली अब आपको 2 चीजें पढ़नी है। पहला, सैटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में कितना रेवेन्यू बुक होगा अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, तो वो आउटपुट मेथड एंड इनपुट मेथड के सम्स करने हैं। एंड ये एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हमें करना है ना इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में, इसके लिए एक फॉर्मूला है। खर्चे अलग अलग टाइप, रेवेन्यू अलग अलग हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट है, काफी सारी बातें हैं। बट ये बातें हम सम्स की जब हम सम करेंगे तब करेंगे। फिलहाल जो मुझे आज सिखाना था वो ये था, द टेक अवे ऑफ टुडेज लेक्चर इज व्हेन शुड अ रेवेन्यू बी बुक्ड विदाउट एनी कंफ्यूजन। एज अ सिंपल बिजनेसमैन आप 4 चीजें चेक करो: आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, identify the performance obligation, satisfy your performance obligation and allocate the transaction value among the performance obligation. ये 4 पूरे होने चाहिए।
और इसमें आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट्स क्लियर होने चाहिए, पेमेंट टर्म्स क्लियर होने चाहिए, आपस में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, एंड लास्ट वाला पॉइंट, सामने वाले बंदा जिसको हमने बेचा है उसके क्रेडिट वर्दी पे आपको डाउट नहीं है। पांचों कंडीशन पूरे हुए तो यस यू आर एलिजिबल फर्स्ट स्टेप पार करने के लिए। सेकेंड स्टेप में क्या है, देयर शुड बी गुड्स एंड सर्विसेज में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए, इट शुड बी देयर। कैसे पता चलेगा, डिस्टिंक्ट होना चाहिए या एक होना चाहिए, डिपेंड करता है। यस, एंड लास्ट वाला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाई योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय transferring or serving goods and services over the period of time at a point of time. Over the period of time में कैसे रेवेन्यू बुक होगा, डिपेंड्स अपॉन आउटपुट मेथड एंड इनपुट मेथड जो पढ़ाना बाकी है। लास्ट स्टेप जो क्या है, फटाफट एलोकेट द ट्रांजैक्शन वैल्यू या प्राइस अमॉन्ग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। उसको कैसे एलोकेट करेंगे, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मेथड, ये वाला बात जो प्रैक्टिकल वाला है वो कल और अगले वीडियो में करेंगे, जहां पर डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे और इसको सम्स में इंप्लीमेंट करेंगे। बच्चों अगर यहां तक सेशन अच्छा लगा, यहां पर मैंने इसके एग्जांपल्स दिए थे, एग्जांपल 1 स्टेप 1 का, एग्जांपल 2 स्टेप 2 का, एग्जांपल 3। देखो ना, अगर आपको समझना है, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, एक दिन में थोड़े होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो यहां पर रेवेन्यू कैसे होगा, परसेंटेज के बेसिस पे बुक करना पड़ेगा, आउटपुट मेथड या इनपुट मेथड लेके इसका रेवेन्यू बुक होगा। अगर हमने सिक्योरिटी सर्विसेज दिए है तो उस केस में रेवेन्यू पेमेंट मान लो पूरा 1,20,000 एक बार में लिया है, बट मैं इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एलोकेट करूंगी, हर महीने 10,000 10,000 10,000। बट मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप बेचा, उसके अलावा कुछ नहीं। आज के आज लैपटॉप लो, मेरा तुम्हारा कहानी डन, तो मैं आज के आज लैपटॉप बेचती इसका रेवेन्यू बुक कर दूंगी। यू हैव टू सी द सिचुएशन, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इज, वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है या नहीं, एंड फिर कब इसका रेवेन्यू बुक होगा, अभी या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी तो ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में कैसे रेवेन्यू को स्प्लिट करेंगे, आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड, एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्प्लिट करने के लिए कौन सा तरीका है, वो सारी चीजें की बातें अब अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप बेटा सेशन अच्छा लगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, अगर इसके रिलेटेड और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस या एकत्वम एकेडमी की वेबसाइट पे आप चाहिए, वहां पर ये सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है। सिर्फ मेरा फास्ट ट्रैक या रेगुलर बैच फाइनल का नहीं चल रहा है बेटा, मेरे जितने भी फैकल्टी मेरे टीम में, सतीश सर, प्रणय, करण सर, विजय सर, सबका फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर बैचेस है फाइनल के लिए। आप उनमें से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, एंड कॉम्बो में तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। तो प्लीज बात करिए हमारी टीम से या सेल्स ऑफिस से या किसी भी बंदे से जो एकत्वम में है, जो आपको गाइड करेंगे, और नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए तो दे विल गाइड यू इन डिटेल। थैंक यू सो मच बच्चों।